आज हम लोग टाइप ऑफ एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। करार के प्रकार, कितने प्रकार से करार होते हैं उसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं एग्रीमेंट के? तो पहला वैलिड एग्रीमेंट। कौन सा करार? विधिपूर्ण करार। करार विधिपूर्ण कब होगा? जब वह सेक्शन 10 के, किस सेक्शन के? सेक्शन 10 के इसेंशियल को फुलफिल कर लेता है तो वह विधिपूर्ण करार हो जाता है। क्योंकि संविदा के डिफिनीशन में कहा गया है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार क्या होती है? संविदा होगी। तो जब विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा तो करार क्या हो जाएगा? विधिपूर्ण करार हो जाएगा। और विधिपूर्ण करार कब होगा? जब वह धारा 10 की शर्तों का पालन करता है। उसके बाद आपका आता है वाइडेबल एग्रीमेंट, शून्य करड़ी करार। अब शून्य करड़ी करार क्या होता है? तो उसके बारे में सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है कि शून्य करड़ी करार किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन जो है सेक्शन 2J में दी गई है। शून्य करड़ी करार ऐसे करार होते हैं जो किसी एक पक्षकार के विकल्प पर उसको न्यायालय में शून्य घोषित कराया जा सकता है। वो पक्षकार कौन सा होता है? जिस पक्षकार को इस प्रकार से सहमति ली गई है। अगर वह पीड़ित पक्षकार है तो पीड़ित पक्षकार से अगर वह चाहे तो न्यायालय में उसको शून्य घोषित करा सकता है। तब तक क्या होता है? तब तक वह विधिपूर्ण माना जाता है। शून्य करड़ी करार की यह विशेषता होती है। जब तक उसको शून्य घोषित नहीं कराया जाएगा तब तक वह क्या होगी? विधिपूर्ण होगी। इल्लीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? अवैध करार क्या होते हैं? तो अवैध करार को सेक्शन 23 में डिफाइन किया गया है। जितने भी एग्रीमेंट है सब अवैध करार के अंतर्गत आते हैं। तो सभी जो करार होते हैं सभी अवैध करार के अंतर्गत शून्य करार क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। लेकिन सभी शून्य करार अवैध करार नहीं कहलाते हैं। उसके बाद आता है वाइड एग्रीमेंट। शून्य करार किसे कहा जाता है? तो जो करार विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाता है वह शून्य करार कहलाता है। और उसकी डिफिनीशन जो दी गई है सेक्शन 2G में दी गई है। उसकी परिभाषा जो है सेक्शन 2G में दी गई। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। अब सेक्शन 10 कहता है कि जो करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाएगा वह संविदा का रूप लेगा, एक तरीके से वैलिड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो वैलिड एग्रीमेंट कब होगा? उस सेक्शन 10 बताता है कि पक्षकार का क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। जो पक्षकार होंगे, पक्षकार क्या होंगे? वयस्क और स्वस्थचित्त होंगे। वयस्क और स्वस्थ चित्त होंगे। कहने का मतलब यह है कि वयस्क कब होगा? जब 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति हो जाएगा। कितने वर्ष की? 18 वर्ष की आयु का हो जाएगा। स्वस्थ चित्त कब होगा? जब वह पागल वागल नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो एग्रीमेंट किया जा रहा है उसको समझ रहा है तो क्या माना जाएगा? स्वस्थ चित्त माना जाएगा। और इसकी जो डिफिनीशन दी गई है, जो बताया गया है वयस के बारे में सेक्शन 11 में, और इसको जो बताया गया है सेक्शन 12 में बताया गया है कि स्वस्थ चित्त में कौन आएगा? अगर वह व्यक्ति अंतरालों के दौरान पागल है और उन चीजों को समझ रहा है। अगर वह अंतरालों के दौरान पागल है लेकिन अंतराल में क्या कर रहा है? उन चीजों को समझ रहा है तो विधिपूर्ण संविदा कर सकता है। उसके बाद दूसरा आता है कि सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहमति होनी चाहिए। और सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। जो कंसेंट होगा उसका क्या होगा? फ्री कंसेंट होगा। उसके बाद आपका आता है कि जो प्रतिफल होना चाहिए वह विधिपूर्ण होना चाहिए। प्रतिफल होना चाहिए उसमें, वह कैसा होना चाहिए? विधिपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका जो उद्देश्य होगा वह भी क्या होना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद आता है कि किसी न्यायालय के द्वारा उसको शून्य घोषित ना किया गया हो। किसी न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित ना किया गया हो। उसे शून्य घोषित ना किया गया हो। तो ये अगर सारे इसेंशियल फुलफिल करते हैं तो वह एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट कहलाता है। कैसा एग्रीमेंट कहलाता है? वैलिड एग्रीमेंट कहलाता है। अब वाइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं?
वाइडेबल एग्रीमेंट, कौन कौन से एग्रीमेंट है जिसको वाइडेबल एग्रीमेंट बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं सेक्शन आपका, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो कौन कौन से सेक्शन में वाइडेबल आ जाएगा, तो आपका सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18। तो इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, वाइडेबल एग्रीमेंट्स हैं। सेक्शन 15 किसके बारे में बात करता है, कोर्सन की बात करता है, प्रपीड़न के बारे में। किसके बारे में बात करता है, प्रपीड़न के बारे में बात करता है। सेक्शन 16 जो आपका बात करता है वह असम्यक असर के बारे में बात करता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन। सेक्शन 17 जो बात करता है वो कपट के बारे में बात करता है, फ्रॉड के बारे में। और सेक्शन 18 जो बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन, दुरुपदेशन के बारे में बात करता है। तो इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं, वाइडेबल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। प्रपीड़न क्या होता है, कोर्सन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति को डरा धमका करके, किसी व्यक्ति को डरा धमका करके जो भारतीय न्याय संहिता में विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, उस कार्य को करने से उसको डरा धमका करके कोई एग्रीमेंट करा लिया जाता है तो प्रपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रपीड़न कहलाता है। इसमें जो है चीकम अमीराजू बनाम चीकम से सम्मा का केस था, जिसमें उसने आत्महत्या की धमकी दे करके अपने पत्नी और बच्चे से एक एग्रीमेंट करा लिया, एक उसने ट्रांसफर करा लिया, जो भी संपत्ति थी उसको एग्रीमेंट करा लिया। तो यहां पर उसने क्या दिया, आत्महत्या की धमकी दी। आत्महत्या की धमकी देना विधि द्वारा भारतीय न्याय संहिता में प्रतिषिद्ध किया गया था, तो उस प्रकार की धमकी देना प्रपीड़न माना जाएगा। उसके बाद आता है असम्यक असर। तो अगर कोई संविदा असम्यक असर में की गई है तो वह कैसी होगी, वह शून्य करड़ी होगी। उसका प्रभाव कैसा होगा, तो शून्य करड़ी होगा। असम्यक असर किसे कहते हैं, जो एक दूसरे की इच्छा को क्या कर सकता है, अधिशासित कर सकता है, और उसका क्या होता है, दृश्यमान प्राधिकार होता है, अनस्टेबल होता है इसमें। और एक दूसरे का न्यासो संबंध होता है, वैश्वासिक संबंध होता है, जैसे माता पिता का संबंध, मरीज और डॉक्टर का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध। तो एक दूसरे की इच्छा को अधिशासित करके कोई लाभ प्राप्त कर लेता है, उसकी इच्छा को अधिशासित करके कोई लाभ प्राप्त कर लिया है तो वह असम्यक असर में कही जाएगी। वह जो एग्रीमेंट होगा वह असम्यक असर में कही जाएगी। तो वह संविदा कैसी होगी, वह शून्य करड़ी करार में आएगा। कैसे में आएगा, शून्य करड़ी करार होगा। शून्य करड़ी करार का मतलब यह है कि जब तक जिस पक्षकार को असम्यक असर दिया गया है वो न्यायालय में शून्य नहीं घोषित करा लेता है, तब तक वह विधिपूर्ण मानी जाती है। शून्य करड़ी करार की यह डिफिनेशन होती है शून्य करड़ी संविदा की। उसके बाद आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 में कपट को बताया गया है। कपट किसे कहा जाता है, कपट का मतलब धोखा देना किसी को। क्या करना, धोखा देना। कपट में जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में बताना क्या कहलाता है, कपट कहलाता है। और उसमें क्या कर लिया हो, अपनी स्थिति को चेंज कर लिया हो। तो अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट किसी से कराया जाता है तो वह कपट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मोबाइल है किसी के पास और मोबाइल सही नहीं चल रहा लेकिन दूसरे बता रहा बहुत अच्छा चल रहा है और उसने खरीद लिया, तो आपने क्या किया, उसके साथ कपट किया है, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में क्या है, नॉलेज है। उसके बाद आता है सेक्शन 18, दुरुपदेशन की बात करता है, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करता है। कपट का ही मिला जुला रूप होता है। इसमें कपट में थोड़ा सा और बता देते हैं कि कपट के जो स्पष्टीकरण में बताया गया है कि मौन रहना कपट नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई चीज मान लेते गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो गाड़ी के बारे में जिस व्यक्ति ने अगर कुछ नहीं बताया तो आपकी इच्छा होती है कैविएट इंपॉर्टेंट क्रेता सावधान, आप गाड़ी की जांच पड़ताल करके आप लीजिए। लेकिन जहां पर बोलना हो, जहां पर बोलना हो वहां पर आपको बोलना होगा। जैसे कह दे कि हाँ गाड़ी, अगर मैं मान लूंगा कि गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में, अगर आप कुछ नहीं बताते तो यहां पर अगर गाड़ी में कोई खराबी है तो आपको बताना होगा।
तो मौन रहना कपट नहीं होता, लेकिन जब मौन बोलने के समतुल्य होगा तो वह कपट माना जाएगा। दुरुपदेश, इसमें दोनों पक्षकार, जो कपट होता है इसमें एक पक्षकार को नॉलेज होता है कि क्या कर रहा है वो, और ये को नॉलेज नहीं होता है, वो क्या कर लेता है अपनी स्थिति में चेंज कर लेता है। जैसे मान लेता हूं ये कह रहा हूं कि मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मोबाइल अच्छा, ये मुझे पता है कि मोबाइल अच्छा नहीं है, और मैं दूसरे कह रहा हूं मोबाइल बहुत अच्छा है, तो मुझे नॉलेज है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे को चीट कर रहा हूं, धोखा दे रहा हूं, तो यह कपट माना जाएगा। दुरुपदेशन में क्या होता है, दुरुपदेशन में यह होता है कि उसमें पक्षकार को ही नहीं पता होता, एक तरीके से भुलावे में होता है, एक तरीके से प्रिजम्पशन करता है, और इसमें प्रवांचा करने का आशय नहीं होता, इसमें प्रवांचित करने का आशय होता है, इसमें धोखा देने का आशय होता है, इसमें धोखा देने के आशय के बिना किया जाता है, लेकिन उसको भी जानकारी नहीं होती कि जो चीज वो कह रहा क्या वह सही है या नहीं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति घोड़े का व्यापारी और एग्रीमेंट कर लिया, उसमें घोड़ा खराब है, लेकिन उसको पता है कि सारे घोड़े सही हैं, उसको भी नॉलेज नहीं, और एक्स्ट्रा एग्रीमेंट करा लेता है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाता है। दुरुपदेशन, कपट और दुरुपदेशन मिला जुला होता है, लेकिन इसमें पक्षकार को पता होता है कि क्या कह रहा है वो सही है या नहीं सही है, लेकिन इसमें पक्षकार को नहीं पता होता है। तो इस प्रकार के जितने भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वह वाइडेबल एग्रीमेंट में आते हैं, और यह जो कंसेंट दिया जाएगा यहाँ कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। कैसा कंसेंट होगा, तो ये कंसेंट जो होगा ये किसी प्रपीड़न में होगा, अस्मय कसर में होगा, कपट में होगा और दुरुपदेशन में होगा। तो जब तक इसको शून्य नहीं घोषित करा लिया जाएगा तब तक ये वैलिड माना जाएगा। तो ये शून्य करड़ी करार हो गया, शून्य करड़ी संविदा होगी। अब आते हैं इल्लीगल एग्रीमेंट। अवैध करार कौन से होते हैं, तो जितने भी अवैध करार हैं उसमें शून्य करार सम्मिलित होता है। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है उसमें वाइड एग्रीमेंट इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन सभी शून्य करार अवैध नहीं होते। तो इसको सेक्शन 23 में बताया गया है, 5 इसमें बताया गया है कि जितने एग्रीमेंट्स है वो अवैध में आते हैं। जैसे लोक नीति के विरुद्ध या नैतिकता के विरुद्ध कार्य करना, जैसे वैश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए कोई मकान किराए पर देना, तो ये क्या है, अवैध है। लोक नीति के विरुद्ध क्या है, जैसे किसी लोक पद को विक्रय करना, जैसे हम कहते हैं कि आपको जो है नौकरी लगवा देंगे, पुलिस वाली की भर्ती आई हुई है, आप 5 लाख रुपए दीजिए हम आपको नौकरी लगवा देंगे, तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, क्या है, लोक नीति के विरुद्ध, तो ये क्या हो जाएगा, अवैध माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। या कपट पूर्ण करने के आशय से है, उसमें कपट दिया गया है तो वह भी मान लिया जाएगा। या अगर इस प्रकार का है कि अगर उसको आज्ञा दे दी जाए तो किसी ना किसी अधिनियम को क्या कर सकता है, वह विफल कर सकता है, तो वो भी अवैध में आ जाएगा। या किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को क्षति कारित करता है तो क्या हो जाएगा, अवैध में आ जाएगा। तो इसमें 5 चीजें हैं, कौन कौन सी आ जाएंगी। पहला कि वह कपटपूर्ण है। दूसरा हो गया कि किसी अधिनियम को विफल कर देगा, किसी अधिनियम को विफल कर देगा अगर उसे आज्ञा दे दी जाए तो। तीसरा हो जाएगा लोक नीति के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध, अगेंस्ट द मॉरलिटी, नैतिकता के विरुद्ध किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को क्षति कारित करता हो, किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति को क्या करता है, क्षति कारित करता है। तो ये क्या हो जाएंगे, अवैध करार कहलाएंगे। कैसे करार कराएंगे, अवैध करार कहलाएंगे। अब इसके बाद लास्ट वाला बचता है शून्य करार। क्या होता है, तो ऐसे करार जो विधिता परिवर्तनीय नहीं रह जाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, शून्य करार कहलाते हैं। तो इसको भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट शून्य एग्रीमेंट होते हैं या वाइड एग्रीमेंट होते हैं। तो आपका आ जाएगा, इधर आ जाते हैं सेक्शन। वैसे तो इसमें सेक्शन आपका 25 से लेकर के 30 तक में है,
सेक्शन 25 से लेकर के 30 तक में जितने भी एग्रीमेंट बताए गए हैं वो एग्रीमेंट वायड एग्रीमेंट कहलाते हैं। सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27, सेक्शन 28, सेक्शन 29 एंड सेक्शन 30। तो ये तो आपके बताए गए। और भी एग्रीमेंट है जो वाइड एग्रीमेंट में आते हैं। सेक्शन 56, सेक्शन 20, सेक्शन 36, सेक्शन 29। तो इसमें जितने भी एग्रीमेंट है वो सब कैसे हैं? वाइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। वाइड एग्रीमेंट जैसे कि कहा गया है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य होता है। सेक्शन 25 कहता है कि अगर उसमें प्रतिफल नहीं है तो वह एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 10 में पढ़ा है कि प्रतिफल होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट को विधिपूर्ण होना है तो प्रतिफल होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन 25 कहता है कि अगर प्रतिफल नहीं है उसमें तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन बताए गए, उसमें 3 एक्सेप्शन बताए गए हैं जहां पर प्रतिफल नहीं होगा फिर भी वह वैलिड माना जाएगा। तो पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है और वह लिखित और रजिस्ट्रीकृत है तो वहां पर अगर प्रतिफल नहीं है फिर भी वह विधिपूर्ण माना जाएगा। नैसर्गिक प्रेम और स्नेह, कौन सा स्नेह प्रेम आएगा? जैसे माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, तो इसमें क्या है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। दूसरा पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, भूतपूर्व शैक्षिक सेवाएं। जैसे मान लेते आपने किसी व्यक्ति की सेवा की है और उसके बदले में किसी व्यक्ति ने कुछ देने को कहा है, तो पहले आपने सेवा प्रदान की, भूतपूर्व पहले आपने सेवा कर दी और उसके बदले में कुछ आपको देने के लिए कहा, तो यहां पर प्रतिफल नहीं होगा फिर भी विधिपूर्ण माना जाएगा। जैसे मान लेते एक बच्चे की आपने देखभाल की और बच्चे की देखभाल में आपने कुछ पैसे खर्चा किए, तो किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो बच्चे का पिता था, उसने कहा कि हम तुमको जो है जो पैसा आपने खर्चा किया वो हम आपको देंगे, तो पहले आपने उसको सेवा प्रदान की है, तो यहां पर कोई प्रतिफल नहीं भी होगा फिर भी आपको कंपनसेशन मिलेगा अगर वह व्यक्ति नहीं देता है। या जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कोई वस्तु गिर गई और गिरने के बाद आप उसको प्राप्त किया और उस व्यक्ति को दे दिया जिसकी वह वस्तु थी, तो उसने कुछ पैसे आपको देने के लिए कहा, तो यहां पर अगर कोई प्रतिफल नहीं भी है फिर भी वह विधिपूर्ण माना जाएगा, एक प्रकार से संविदा मानी जाएगी। तीसरा आता है टाइम बार डेप्थ। ऐसा कोई ऋण है जो परिसीमा अधिनियम के तहत वारित हो गया, मतलब कि उसका टाइम समाप्त हो गया है। जैसे कि हर उसके लिए लिमिटेशन पीरियड है, हर सिविल सूट के लिए या क्रिमिनल सूट के लिए लिमिटेशन पीरियड है। जैसे बीएनएसएस में आपका लिमिटेशन पीरियड है क्रिमिनल नेचर के लिए, वैसे सिविल नेचर के लिए लिमिटेशन पीरियड बताया गया। एक एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें बताया गया कि अगर कोई सिविल सूट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का सूट है, तो 3 साल के अंदर उसको दाखिल करना होता है। कितने? 3 साल के अंदर अगर दाखिल नहीं करते हैं तो खारिज कर दिया जाएगा। तो लिमिटेशन पीरियड बीत गया, मतलब कि 3 साल का समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। किसी व्यक्ति से आपने ऋण लिया हुआ था, ऋण मान लेते 5 लाख रुपए आपने लिए हुए, और 3 साल का समय क्या हो गया? समाप्त हो गया, वो ऋण नहीं दे रहा था, जो लेनदार था उसने कोई क्लेम नहीं किया। तो जिस व्यक्ति ने ऋण लिया हुआ था, अगर वह कुछ कहता है कि ठीक है हम उसमें से 2 लाख रुपए आपको दे देंगे और उसका वचन लिखित रूप से रजिस्ट्रीकृत करा लेता है, तो यहां पर कोई प्रतिफल नहीं भी होगा, एक विधिपूर्ण संविदा मानी जाएगी। तो ये आपका सेक्शन 25 हो गया। और इसमें 2 स्पष्टीकरण दिए गए कि दान की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दान जो होता है बिना प्रतिफल के होता है। अगर उसमें प्रतिफल हो जाएगा फिर वह दान नहीं कहलाएगा, वो विक्रय कहलाएगा। और प्रतिफल का अपर्याप्त होना, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रतिफल का मूल्यवान होना आवश्यक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी घोड़े की कीमत 1000 रुपया है, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको 10 रुपए में ही दे दिया, तो यहां पर अगर उसका कंसेंट फ्री था तो 10 रुपए ही उसके लिए विधिपूर्ण प्रतिफल माना जाएगा। लेकिन अगर उसने दबाव में जबरदस्ती से ले लिया गया है, धमका करके ले लिया गया है,
तो फिर कंसेंट फ्री नहीं होगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये न्यायालय निर्धारित करती है कि क्या उसका कंसेंट फ्री था या नहीं था। तो ये दो स्पष्टीकरण उसमें दिए गए। सेक्शन 26, विवाह में अवरोधक करार शून्य होते हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वाइड। अगर कोई व्यक्ति विवाह में अवरोध उत्पन्न करता, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया है, तो वह क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट में आएगा। क्योंकि विवाह करने का अधिकार एक प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप स्वतंत्र हैं, किसी व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पिता ने एक एग्रीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति से किया कि आपका जो लड़का है वो उससे शादी करेगा, मेरी लड़की से, किसी अन्य से नहीं करेगा। तो यहां पर एग्रीमेंट कैसा है? वाइड है। वह लड़का किसी से भी शादी कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार के एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। लेकिन अगर माइनर है, तो माइनर है तो उसमें अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है तो विधिपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि माइनर में रिस्ट्रेंट किया जा सकता है। अब अवरोध या तो पूर्ण रूप से लगाया गया, रिस्ट्रेंट या तो पार्शियली किया गया या एब्सोल्युटली किया गया है। अगर पूर्ण रूप से किया गया चाहे आंशिक रूप से किया गया हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि 2 साल तक तुम इससे शादी नहीं करोगे, आंशिक रूप से, तो ये भी अब शून्य माना जाएगा, चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो अवरोध, क्योंकि आप स्वतंत्र है, आपका फंडामेंटल राइट है, विवाह करने का आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 आपको फंडामेंटल राइट देता है। उसके बाद आता है सेक्शन 27, व्यापार में अवरोधक करार शून्य होता है। अगर व्यापार में कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वाइड, तो अगर कोई व्यापार में अवरोध उत्पन्न कर रहा है तो अभी शून्य हो। जैसे मान लेते हैं आप कंपटीशन में आपने कोई दुकान खोल ली, तो कोई दुकानदार ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि ठीक आप ये कंपटीशन में दुकान नहीं खोलेंगे, मतलब आप मान लेते हैं कि किराने की दुकान खोलें, तो कह दे कि आप किराने की दुकान नहीं खोलेंगे, कुछ अन्य दुकान खोलेंगे, ऐसा एग्रीमेंट दूसरे से कर लेता है, तो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता आपका एक प्रकार से फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19 में। तो कोई भी व्यक्ति